हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आपकी एसएसटी की जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, उसमें आज आपकी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लगाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा, अगर आपने हमारी थ्योरी क्लास देखी होगी और उसके बाद आप हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ देखेंगे तो पेपर के पहले आपका 100% जो एनसीईआरटी है वह कवर हो जाएगा। 100% एनसीईआरटी का मतलब कि 100% आपका पेपर एसएसटी का क्लियर हो जाएगा। आप इसके बाद आप ज्योग्राफी की भी क्लासेस देखेंगे और पॉलिटी की भी क्लासेस देखेंगे, तो इसके बाद आपका पूरा 100% एसएसटी क्लियर हो जाएगा। और चलिए फिर इसी के साथ सेशन को हम शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि तमिल क्षेत्र में वेल्लला किसे कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में वेल्लला किसे कहा जाता था? मजदूर को, दास को, बड़े भूस्वामी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, तमिल क्षेत्र में वेल्लला किसे कहा जाता था? तो मजदूर को कहा जाता था, दास को, बड़े भूस्वामी को। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? यह पीवाईक्यू प्रश्न है। पीवाईक्यू प्रश्न कैसे आया था सीटेट में? मिलान करने को दिया गया था। जो 3-4 प्रश्न भी आप आगे डिस्क्रिप्शन देखेंगे, सबका मिलान करने को दिया गया था। तो इसी चैप्टर में प्रश्न है, वेल्लला किसे कहते हैं? दास को नहीं कहते हैं, मजदूर को भी नहीं कहते हैं, क्या किसे कहते हैं? तमिल क्षेत्र में वेल्लला बड़े भूस्वामी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तमिल क्षेत्र में वेल्लला किसे कहा जाता है? बड़े भूस्वामी को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम भोजक किसे कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ग्राम भोजक किसे कहते थे? उत्तर भारत में ग्राम प्रधान को कहा जाता था, दक्षिण भारत में कहा जाता था, मध्य भारत में ग्राम प्रधान को कहा जाता था, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, ग्राम भोजक किसे कहते थे? ग्राम भोजक किसे कहते थे? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दक्षिण भारत भी नहीं होगा, मध्य भारत नहीं होगा। इसमें उत्तर भारत में जो ग्राम प्रधान होता था उस समय, उसे क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। ध्यान रखिए, ग्राम भोजक किसे कहा जाता था? उत्तर भारत में जो ग्राम प्रधान होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में उड़वार किसे कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उड़वार किसे कहते थे? दक्षिण भारत में उड़वार किसे कहते थे? दास को कहा जाता था, मजदूर को, हलवाहों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, किसे कहा जाता था? उड़वार किसे कहा जाता था? उड़वार कहा जाता था हलवाहों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हलवाहों को। दक्षिण भारत में हलवाहों को उड़वार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में उड़वार किसे कहा जाता था? हलवाहों को कहा जाता था, हलवाहों को कहा जाता था। आगे देख लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में कम से कम 3 तरह के लोग तो जरूर रहते थे। तमिल क्षेत्र में बताया गया है कि बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? वेल्लला कहा जाता था। पहला प्रश्न जो पूछा गया था यही पूछा गया था। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? वेल्लला कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था, जो अभी प्रश्न आया है इस पे था। साधारण हलवारों को क्या कहा जाता था? हलवाहों को जो हल चलाते थे उड़वार कहा जाता था। जो भूमिहीन मजदूर होते थे उन्हें दास कहा जाता था, या फिर भूमिहीन मजदूर और दासों को क्या कहा जाता था? कड़ाईशियार या फिर अधिमई कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहा जाता था, साधारण हलवाहों को उड़वार, भूमिहीन मजदूर और दास को कड़ाईशियार और अधिमई कहा जाता था। नोट कर लीजिएगा। देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। मतलब पिता पहले ग्राम भोजक बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा ग्राम भोजक बनेगा, इसी प्रकार चलता रहता था। आगे है, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। यह पद आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी ही होता था। तो जो सबसे ज़्यादा ज़मीन जिसके पास होती थी वही ग्राम भोजक के पद पर बैठता था, और उसके बाद उसका बेटा, जब तक ज़मीन रहती थी, जब तक वह अमीर रहता था, तब तक ग्राम भोजक के पद पर वह रहता था। उसका जो अनुवंश है, जो वंश है, वह लगातार बना रहता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, और इनके जो ज़मीन थी इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे, और चूंकि ये बहुत प्रभावशाली होते थे इसलिए गांव का कर भी वसूलने का काम इन्हें ही दिया जाता था। और ये न्यायाधीश का भी काम कभी कभी कर देते थे, और पुलिस का भी काम, अर्थात निर्णय भी ये ले लेते थे। न्याय और निर्णय लेने का भी काम ये कभी कभी कर देते थे। आगे देखते हैं। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन ही नहीं थी। इन्हें दास या फिर कर्मकार कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, दास और कर्मकार कौन होते थे? जिनके पास अपनी ज़मीन ही नहीं होती थी।
और जिन्हें दूसरे को ज़मीन पर काम करने पर आजीविका चलानी पड़ती थी और ये दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है गृहपति कौन होते थे। आपने ऊपर पढ़ा ही होगा, आपने ऊपर पहले पढ़ लिया इसको कि गृहपति कौन होते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण किसान होते थे। ध्यान रखिएगा। और जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी उन्हें दास या फिर कर्मकार कहा जाता था। जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी उन्हें दास या फिर कर्मकार कहा जाता था। तो गृहपति कौन होते थे, उत्तर भारत में साधारण किसान को गृहपति कहा जाता था और जो ग्राम प्रधान होते थे उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जातक कथाओं के बारे में असत्य कथन हमें बताना है। जातक कथाओं के बारे में हमें असत्य कथन बनाना है। ये आम लोगों के बीच प्रचलित थी तथा दूसरा ऑप्शन है इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था, बौद्ध भिक्षुओं ने इसे लिखा था, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो जातक कथाओं के बारे में यह प्रश्न भी PYQ में बना है। ध्यान रखिएगा, सीटेड PYQ का प्रश्न है कि जातक कथाओं के बारे में जो असत्य कथन है वह क्या है कि यह आम लोगों के बीच प्रचलित थी। बिल्कुल ये आम लोगों के बीच प्रचलित थी, मतलब कहानियाँ जो सुनाई जाती थी, जो बनाई जाती थी उसे आम लोग बनाते थे। इनका संकलन बौद्ध भिक्षु करते थे। बिल्कुल, संकलन करने का मतलब क्या है कि इकट्ठा करके एक जगह संकलित कर देते थे और जातक कथाएं कहलाती थी। बिल्कुल, इनका संकलन बौद्ध भिक्षु ही करते थे। और बौद्ध भिक्षुओं ने इन्हें लिखा था, नहीं। असत्य कथन पूछा था, बौद्ध भिक्षुओं ने इन्हें नहीं लिखा था। तो असत्य कथन पूछा था तो यही असत्य कथन है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा कि बौद्ध भिक्षुओं ने इसे नहीं लिखा था। इसे ये आम लोगों के बीच में प्रचलित होती थी और इनका संकलन केवल बौद्ध भिक्षु करते थे। ध्यान रखिएगा, इनका केवल संकलन बौद्ध भिक्षु करते थे। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा कि बौद्ध भिक्षुओं ने इसे लिखा था। यह जातक कथाओं के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वलयकूप के बारे में असत्य कथन कौन सा है। बताइए वलयकूप के बारे में असत्य कथन कौन सा है। ये प्रायः गुशलखाने, नाली, कूड़ेदान में प्रयुक्त होते थे। ऑप्शन नंबर 2 है ये प्रायः शहरों में होते थे। ऑप्शन नंबर 3 है दोनों, या फिर 4 इनमें से कोई नहीं। बताइए वलयकूप के बारे में असत्य कथन कौन सा है। पहला असत्य कथन है नहीं, ये सत्य है कि ये प्रायः गुसलखानों, नाली और कूड़ेदान में प्रयुक्त होते थे। ये प्रायः शहरों में होते थे, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है, कोई नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। वलयकूप के बारे में ये दोनों कथन सत्य हैं, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं असत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भरूच है एक। बताइए भरूच क्या है। भरूच क्या है, बेरीगाचा का यूनानी नाम भरूच है। ध्यान रखिएगा, भरूच बेरीगाचा का यूनानी नाम है। एक प्रकार की मुहर है नहीं, बर्तन है नहीं, क्या है, भरूच एक बंदरगाह। ध्यान रखिएगा, भरूच एक बंदरगाह, नोट कर लीजिएगा। भरूच क्या है, बंदरगाह है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बेरीगाचा भरूच का यूनानी नाम है। ध्यान रखिएगा, बेरीगाचा भरूच का यूनानी नाम है। बेरीगाचा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज़ ला सकते थे। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ के स्थानीय मछुआरे होते थे वही यहाँ जहाज़ लाते थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि क्या चीज़ें आयात होती थी इस पत्तन पे और क्या चीज़ें निर्यात की जाती थी। तो शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। और जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कानीलियन, सूती कपड़ा, रेशम आदि इत्यादि यहाँ से निर्यात किया जाता था। और राजा के लिए प्रायः विशेष उपहार भी लाया जाता था। ध्यान रखिएगा, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी। पेशावर, मथुरा, मगध। ध्यान रखिएगा, कुषाण कौन थे, कुषाण। ध्यान रखिएगा, इसमें से सबसे जो फेमस राजा था वह कनिष्क था। ध्यान रखिएगा, कनिष्क था। और विमकर्णफिशस भी ऐसा था। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण किस शासकों का था। तो भारत में सिल्क रूट पर नियंत्रण मतलब भारत की किस शासकों का था, तो कुषाणों का था। ध्यान रखिएगा, सिल्क रूट पर नियंत्रण किसका था, कुषाणों का था। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। कुषाणों की दूसरी राजधानी है पेशावर, मथुरा, मगध। मगध तो इनकी राजधानी कभी नहीं बनी। पेशावर इनकी पहली राजधानी थी। ध्यान रखिएगा, कुषाणों की पहली राजधानी अगर पूछा जाएगा तो वह फर्स्ट हो जाएगी पेशावर। और सेकंड राजधानी कौन सी हो जाएगी, मथुरा हो जाएगी, जो कृष्ण भक्ति का केंद्र था। ध्यान रखिएगा, कृष्ण भक्ति का केंद्र कौन सा था, मथुरा था। कुषाणों की सेकंड राजधानी कौन सी थी, मथुरा थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। किसानों की जो दूसरी राजधानी है वो मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यापारी के संघ को क्या कहा जाता था। व्यापारी के संघ को क्या कहा जाता था, श्रेणी, शिल्पकार, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए व्यापारी के संघ को क्या कहते थे। तो व्यापारी के संघ को श्रेणी कहा जाता था। नोट कर लीजिएगा, व्यापारी के संघ को श्रेणी कहा जाता था। और ये कभी कभी बैंक का भी काम करती थी, जो लोन देती थी और लोन लेती भी थी। लोन देती थी, पैसे देती थी, ब्याज लेती थी। इसमें देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। तो शिल्पकार और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था।
शिल्पकारों की श्रेणियों को काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, इनके काम दिए गए हैं। जबकि व्यापारियों को श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थी, और जो व्यापारी की श्रेणी होती थी वह व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंक के रूप में भी काम करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे, तो ये बैंक के रूप में भी कार्य करती थी, इंपॉर्टेंट है। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा ये जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है व्यापारी के संघ को क्या कहा जाता है, श्रेणी। ये कभी कभी बैंक का काम करती थी, अर्थात पैसे जमा भी करती थी। आगे देखते हैं। आगे अरिकामेडु पत्तन था। अरिकामेडु पत्तन क्या था? पुद्दुचेरी का था, केरल का था, गुजरात का था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अरिकामेडु पत्तन कहाँ का था? पुद्दुचेरी का था, ध्यान रखिएगा। या कहाँ का था? पुद्दुचेरी का था। और इसका रोमन नाम भी याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था लेकिन है इंपॉर्टेंट। इसका रोमन नाम पोडुका था, ध्यान रखिएगा। इसका रोमन नाम क्या था? पोडुका। अरिकामेडु का रोमन नाम पोडुका था और यह पुद्दुचेरी का पतन था। आगे देखते हैं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा। पृष्ठ 96 में रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, जहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि एम्फोरा जैसे पात्र अरिकामेडु पत्तन पर मिले हैं और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के ये पात्र थे। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, ध्यान रखिएगा। इनमें शराब या तेल जैसे जो पदार्थ थे वे रखे जा सकते थे, तरल पदार्थ। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे, और इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। इसको नोट कर लीजिएगा। कैसे होता था, मान लीजिए ये बर्तन है तो इस तरफ भी इसमें हत्था लगा रहता था, इस तरफ भी हत्था लगा रहता था ना, तो ये हत्थे दो हो जाते थे। तो इसमें यही बताया गया है कि एम्फोरा जैसे पात्र अरिकामेडु पत्तन से मिले हैं। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के थे और शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे, दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे होते थे। साथ ही यहाँ एरेंटाइन जैसे मुहर लगे चमकदार बर्तन भी मिले हैं, ध्यान रखिएगा। एरेंटाइन जैसे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, एरेंटाइन जैसे मुहर लगे। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेंटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है और इन्हें इटली के नाम पे रखा गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले वहीं मिले थे ये, इसलिए इन्हें एरेंटाइन नाम दिया गया था। इस मुहर लगे सांचे में पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो इसमें बताया गया है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दिया गया था। अरिकामेडु पत्तन पुद्दुचेरी का है और यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के थे, और एरेंटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार पत्थर भी मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपके सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।